नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम DPDP एक्ट भी नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं इस DPDP एक्ट के बारे में कि क्या है, कौन कौन सी इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, डेटा प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, फिडुशरीज कौन हैं, और इस एक्ट के अंदर क्या महत्वपूर्ण बातें लाई गई हैं उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की किस लिए लाया गया है। डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसकी प्योर डेफिनेशन जो है, दैट इज डेटा प्रोटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सेफगार्डिंग important data from corruption, compromise or loss, and providing the capabilities to restore the data to a functional state should something happen to render the data inaccessible or unusable। तो देखिए यहाँ पर सीधी भाषा में अगर बात की जाए तो पहली चीज कि जो भी हमारा डेटा, हमारा यानी कि आपका, मेरा, हम सबका, हमारी सोसाइटी का जो डेटा है, वो डेटा हमारा सेफगार्ड रहे, सुरक्षित रहे। किससे? करप्शन से, या फिर कॉम्प्रोमाइज, यानी कि सूचना मान लीजिए कहीं पर लीक हो गई, किसी का डेटा लीक हो गया। आए दिन हम लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि डेटा लीक हो गया है। तो क्या है वो डेटा लीक, कहाँ पर डेटा ब्रीच होता है, कहाँ से लीक होता है, ये सारी चीज़ों से हमारा डेटा सुरक्षित रहे, या फिर हमारा डेटा लॉस होने से, कि हमारा डेटा गलती से डिलीट हो गया, उड़ गया, कोई साइबर अटैक हो गया जिसकी वजह से डेटा एक्सेसिबल नहीं हो रहा। तो ऐसे तमाम एक चीज़ें हो सकती हैं जिससे हमें अपने डेटा को बचाना है, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरफ हम मूव कर रहे हैं, ये सारा का सारा पूरी दुनिया डिजिटल होती जा रही है। देखिए, एक समय था जब कहा जाता था कि ऐसी कंट्रीज, ऐसे देश जिनके पास तेल है, वो दुनिया पे राज करेंगे, और किया भी। सभी जानते हैं कि जितनी भी कंट्रीज जिनके पास तेल था, उन्होंने दुनिया पे राज किया। पर धीरे धीरे करके आज की डेट में अगर बात की जाए तो ये जो सदी है, ये है डेटा की सदी, डिजिटल। तो जो भी डेटा आपका और हमारा, हम सबका डेटा जो है, क्योंकि वी आर द कंज्यूमर्स, तो हमारा डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डेटा जिसके पास भी होगा, जिसका कंट्रोल होगा, वो दुनिया पे राज करेगा। तो इसलिए ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसकी सुरक्षा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमें डेटा को अपने बचाना है करप्शन से, कॉम्प्रोमाइज से और लॉस होने से। साथ ही साथ अगर कोई डेटा लॉस होता है या कोई चोरी करने की कोशिश करता है, उसको थेफ्ट करने की कोशिश करता है, तो हमारा जो सिस्टम है इस तरह का इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो डेटा को रिस्टोर कर सके, यानी कि कोई भी नुकसान पहुंचाने की अगर कोशिश करता है तो उस डेटा को वो रिस्टोर कर सके उसके पुराने फंक्शनल स्टेट में, जहां से हम उसको एक्सेस कर सकें, लेकिन वो उस फ्रॉडस्टर के लिए इनएक्सेसिबल रहे। वो हमारे डेटा को एक्सेस ना कर पाए, उसको यूज़ ना कर पाए, लेकिन हम लोग का जो डेटा है वो सुरक्षित रहे और हम उसको ईजिली एक्सेस कर पाए। अब थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री में चलते हैं कि आखिर इस DPDP एक्ट की जरूरत पड़ी ही क्यों। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं 2017 की। यहाँ पर KS पुट्टुस्वामी केस का जिक्र करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जहाँ पर राइट टू प्राइवेसी की बात आई। तो अगस्त 2017 में एक केस हुआ था, दैट इज KS पुट्टुस्वामी केस। बहुत ही फेमस केस है, अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत कुछ इसके बारे में आपको मिल जाएगा। और इस केस में जो जजमेंट आया, उसमें यह कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी was an integral part of Article 21. Hence, it is a fundamental right. तो इससे पहले राइट टू प्राइवेसी का जिक्र फंडामेंटल राइट्स के अंदर कहीं पर भी नहीं आया था। लेकिन जब हम बात करते हैं टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी, तो यहाँ पर उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारी जो राइट टू प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे। तो राइट टू प्राइवेसी को जो इंटरप्रेट किया गया, वो यहाँ पर पहली बार किया गया और उसको आर्टिकल 21 का पार्ट माना गया। तो देखिए, जब इस केस में जब ये वर्डिक्ट आया, तो उसके बाद गवर्नमेंट को भी डिसीजन लेना था, गवर्नमेंट को भी काम करना था। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने BN श्री कृष्णा कमेटी का गठन किया और उनसे कहा गया कि आप एक ड्राफ्ट पेश करिए कि किस ऐसे DPDP एक्ट यहाँ पर होना चाहिए। तो उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रोटेक्शन
ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन जो है वो बिल के लिए उन्होंने जो समिति गठित की थी, उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया और कोशिश की कि हमारे जो लॉज हैं वो इतने स्टैंडर्ड हो, कि इतने ज़्यादा मजबूत हो कि जिससे कि लोगों का डेटा सुरक्षित रह सके। तो उसी पर ये आधारित है, दैट इज़ टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। हर एक इंडिविजुअल को अपनी जीवन को डिग्निटी के साथ जीने का और प्राइवेसी के साथ मेंटेन रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। हालांकि 2021 में न्यू आईटी रूल्स भी इनकॉर्पोरेट कर दिए गए थे, आ गए थे, तो उसको भी यहाँ पर अभी देखेंगे। अब अगर डेटा की बात करें तो देखिए, डेटा बहुत सारी जगह से हमारा शेयर हो रहा है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप और हम अपना डेटा शेयर कर रहे हैं। कहाँ कहाँ हमारा डेटा शेयर होता है, अगर उसकी हम बात कर लें तो बहुत सारी जगह है जहाँ अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, जिसमें हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे ईमेल्स हैं, जीमेल हुआ और दूसरे तमाम एक हैं, शॉपिंग साइट्स हैं जहाँ पर हम अपना डेटा देते हैं। कैसे देते हैं वो बता देते हैं। मान लीजिए आप बिग बाज़ार गए हैं, आप स्पेंसर गए हैं और किसी मॉल में गए हैं और वहाँ पर कुछ शॉपिंग करते हैं। अब शॉपिंग जब कर ली, जब आप बिलिंग कराने आते हैं तो वहाँ पर जो बिलिंग कर रहा होता है वो पर्सन क्या कहता है, सर अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। क्यों? कि फ्यूचर में आपको कुछ यहाँ पर ऑफर्स आएंगे तो वो आपको हम इंटीमेट कर देंगे, या फिर आपका जो एक अकाउंट क्रिएट होगा उसमें कुछ आपके क्रेडिट पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे, तो अगली बार शॉपिंग करने आएंगे तो आपको 2-4 रुपये जितने आपके क्रेडिट पॉइंट्स बनेंगे उतना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप और हम जैसे लोग बगैर ये सोचे कि हमारे पर्सनल डेटा हम यहाँ पर उस व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हैं, उन 2-4, 5, 10 रुपये के लिए लालच में आकर के, या उन फ्यूचर में आने वाली स्कीम्स के लालच में आकर के अपना पर्सनल डेटा, पर्सनल मोबाइल नंबर, पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ पर उनके साथ शेयर करने लग जाते हैं। कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके डेटा का क्या मिसयूज हो सकता है। तो कोशिश करें कि अपने पर्सनल डेटा को किसी भी थर्ड पार्टी के साथ आप शेयर ना करें। और कहाँ डेटा शेयर होता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी ईमेल सर्विस को एक्वायर करना चाहते हैं। आपने कहा कि मुझे ये ईमेल सर्विस चाहिए, मुझे ये जीमेल का अकाउंट बनाना है, तो वहाँ पर भी कुछ डेटा आपसे लिया जाता है। आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे ली जाती है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, वहाँ अकाउंट बनाते हैं, वहाँ भी आपसे इस तरह का डेटा लिया जाता है। इनफैक्ट आपका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपके नंबर पे OTP भेजने के बहाने आपका मोबाइल नंबर भी ले लिया जाता है। कुछ जगह आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी आपसे रखवाया जाता है। तो ऐसे तमाम एक जगह हैं जहाँ पर हम अपना डेटा शेयर कर रहे हैं। अब उस डेटा को सिक्योर रखने की जिम्मेदारी किसकी है? उन कंपनीज की। और हमारा डेटा ब्रीच होता है। आए दिन हम लोग ये सूचना सुनते रहते हैं कि आज व्हाट्सएप पे इतने लाख लोगों का डेटा वो हो गया, लीक हो गया। स्टार हेल्थ का अभी डेटा लीक हुआ था। तो तमाम एक जगह यहाँ पर जो डेटा है वो लीक होता है। सिर्फ ये सोच करके कि हमारे को कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, कुछ हमें कैशबैक मिल जाएगा, अपना डेटा शेयर मत करिए। सबसे पहली चीज़ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने सेशंस में, अभी लास्ट टाइम भी PCS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग चल रही थी, तो वहाँ पर भी मैंने यही बोला उनको कि आप कोशिश करें कि अपना डेटा किसी के साथ भी शेयर मत करिए। जितना मिनिमम हो सकता है उतनी इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, क्योंकि ये जो डेटा हम शेयर कर रहे हैं ये इन एंटिटीज़ के पास इनकी परपेचुअल मेमोरी में जा रहा है, यानी कि अनंत काल के लिए इनके पास ये डेटा स्टोर हो जा रहा है। क्योंकि इन्होंने ये तो नहीं बताया कि इसको डिलीट कब करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ऐसा तो इन्होंने कहीं कमिटमेंट नहीं किया ना। तो इस तरह के इश्यूज भी आते हैं। चलिए अब DPDP की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाया गया, एक्ट बनाया गया, वो जो इन्फ्लुएंस हुआ, सबसे पहली चीज़ GDPR। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत अगर हम डेटा प्रोटेक्शन की बात करें तो जो रूल्स हैं वो हैं यूरोपियन यूनियन के, जिनको GDPR यानी कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स इनको दुनिया भर में माना जाता है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो हम लोग स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग का जो इकोसिस्टम है हम चाहते हैं कि इसमें स्टार्टअप कल्चर अच्छे से फले फूले, बहुत अच्छे से यहाँ पर ये लोग अपना बिजनेस भी चलाएं और साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी दें। तो ऐसे केस में
हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉस को नहीं लेकर के आ सकते हैं। इसलिए जो इंडिया के डेटा प्रोटेक्शन बिल है DPDP, वो आपका GDPR से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है जितना अमेरिकन डेटा प्रोटेक्शन बिल से हमारा वो यानी कि US से इन्फ्लुएंस्ड है। तो 5 साल तक आपको बता दें यहाँ पर नेगोशिएशन चलता रहा, बातचीत होती रही। गवर्नमेंट की कमेटी जो फॉर्म की थी उसमें, सिविल सोसाइटीज़ में, कॉरपोरेशंस के साथ, और उसके बाद 2023 में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल यहाँ पर पेश कर दिया गया, पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करी गई वो भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो 7 प्रिंसिपल्स इसके अंदर आते हैं हमारे पास कि 7 प्रिंसिपल क्या क्या हैं। पहला आता है यूसेज ऑफ पर्सनल डेटा बाय ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी लॉफुल, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट टू इंडिविजुअल। यानी कि जो हमारा पर्सनल डेटा है वो लॉफुल होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई कलेक्ट कर रहा है तो बाय लॉ वो होना चाहिए, फेयर मैनर में होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। किसके लिए? इंडिविजुअल जिसका डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई डेटा कलेक्ट कर रहा है किसी पर्सन से एक्स रीज़न बता के, और बाद में किसी थर्ड पार्टी को वो उसी डेटा को बेच देता है और वहाँ पर उस डेटा का कुछ मिसयूज़ किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर डेटा कलेक्ट किया भी जा रहा है तो किस रीज़न से किया जा रहा है, कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल को पहले ही बतानी चाहिए और उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड प्रिंसिपल की अगर बात कर लें तो पर्सनल डेटा मस्ट ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस इट वाज कलेक्टेड। जिस पर्पस के लिए हमने डेटा कलेक्ट किया है सिर्फ उसी के लिए ही वो डेटा इस्तेमाल होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर कोई एक्स रीज़न से डेटा कलेक्ट करते हैं और वाई पर्पस के लिए उसको यूज़ करते हैं तो ये अलाउ नहीं है। आपने जिस पर्पस के लिए सामने वाले से डेटा लिया है सिर्फ उसी पर्पस से आपको उसको यूज़ करना है। दूसरे पर्पस के लिए अगर आपको डेटा चाहिए तो आपको दोबारा से सर्वे या और दूसरे टेक्निक्स यूज़ करनी होंगी, इंडिविजुअल को बताना होगा, तभी आप उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास आता है थर्ड, मिनिमाइजेशन टू कलेक्ट डेटा। क्यों? पहली चीज, अगर हमारी 2 फील्ड देकर ही काम चल सकता है तो हमसे 10 फील्ड क्यों भरवाई जाती हैं? कोई अकाउंट क्रिएट करना है, अगर सिर्फ मोबाइल से ही OTP आके वेरीफाई करके अकाउंट बनना है तो वहाँ पर अपना नेम, एड्रेस, पता, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें क्यों हमसे भरवाई जा रही है? तो पहली चीज़ कि जो डेटा हमसे मांगा जा रहा है इंडिविजुअल से वो मिनिमम होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर न्यूरल मार्केटिंग भी एक रोल प्ले करती है। जैसे कि मैं कभी छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं कहूँ आपसे कि आप किसी फ्लावर का नाम सोचिए जो R से स्टार्ट होता है। मैं कहूँ आप कोई ऐसी कंट्री का नाम सोचिए जो D से स्टार्ट होता है। तो मैं बता दूँ इस समय 95% से ज़्यादा लोग इस समय जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों ने फ्लावर में रोज सेलेक्ट किया है और आपने कंट्री का नाम डेनमार्क सेलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि एक पैटर्न है। किस तरह से लोग सोचते हैं, अगर मुझे पिंक कलर पसंद है, मेरे ब्लू कलर पसंद है तो मेरा ये टेस्ट होगा, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती होगी, ये चीज़ मुझे ख़राब लगती होगी। तो यहाँ पर न्यूरल मार्केटिंग आ जाती है। तो हमसे जो डेटा लिया जा रहा है उसका सेकेंडरी जो यूज़ हो रहा है वो न्यूरल मार्केटिंग में भी हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डेटा एक्यूरेसी। देखिए, जब भी डेटा कलेक्ट होता है तो डेटा क्या होना चाहिए? हमारा सही होना चाहिए। और डेटा अगर सही नहीं है तो इश्यूज भी आएंगे। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने कुछ सर्वे करवाया, उन्होंने कहा कि हमें इस पर्टिकुलर रीजन के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, इस स्टेट के लिए कुछ से SC/ST कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको कुछ स्किलिंग का काम करवाना है। तो इस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं जो SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या इस एजुकेशन के साथ रहते हैं, इनके लिए कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये कोर्सेज कराने चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर स्टूडेंट्स ही गलत डेटा वहाँ पर फीड कर रहे हैं और वो डेटा गवर्नमेंट को, नीति आयोग को देना है, नीति आयोग वहाँ पर कुछ स्किलिंग की एक्टिविटीज़ कराना चाहती है, तो पूरी की पूरी जो प्लान बनाया गया है वो फेल कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि अगर हमने डेटा सही नहीं दिया। तो डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी
इस पे हम अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा वंस कलेक्टेड कैन नॉट बी स्टोर परपेचुअली और परमानेंटली। अगर मेरा डेटा किसी ने स्टोर किया है, मान लीजिए विशाल मेगा मार्ट है, बिग बाज़ार है, रिलायंस रिटेल है, कोई सा भी जगह मैं शॉपिंग करने गया हूँ, वहाँ मेरा डेटा अगर लिया गया है मुझसे, तो ऐसा नहीं है कि वो अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए उनके पास स्टोर हो जाए। उनको बताना चाहिए कि कितनी ड्यूरेशन तक, से 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए आपका डेटा उनके सिस्टम पे रहेगा। अगर आप यहाँ से शॉपिंग नहीं करते हैं तो ये डिलीट कर दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर DPDP एक्ट के अंदर लाई गई हैं कि हमेशा के लिए आप किसी का डेटा लेकर के नहीं रख सकते। नेक्स्ट, सेफगार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। ये भी बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर देखते हैं, मान लीजिए कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे है, बस स्टैंड पे, और वहाँ पर कोई लड़का लड़के हमारे पास आके कहते हैं कि सर अपनी डिटेल्स बता दीजिए, हम लोग SBI क्रेडिट कार्ड से आए हैं, HDFC क्रेडिट कार्ड से आए हैं, आपका क्रेडिट कार्ड बनवा देंगे। और कई बार मैं देखता हूँ लोग वहाँ अपनी डिटेल्स बता रहे होते हैं, पूरा फॉर्म भरवा रहे होते हैं। क्यों? आपको पता है वो ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं? सिर्फ एक गले में उन्होंने आई कार्ड डाला हुआ है, वो भी सही है, गलत है, फॉर्स तो नहीं किया हुआ, आपको नहीं पता, और वहाँ पर आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर रहे हैं। कभी ऐसी गलती मत करिए। आपका जो भी डेटा है आपको सुरक्षित रखना है, और वो ट्रस्टेड सोर्स को ही आपको बताना है, देना है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, बैंक विजिट करिए ना, वहाँ पर सेपरेट काउंटर्स बने हुए हैं, वहाँ जाके अपना डेटा शेयर करिए। दैट इज सेफेस्ट वन। सड़क पे खड़े होकर अगर आप किसी को अपना डेटा दे रहे हैं तो यहाँ पर गलती आपकी भी है। नेक्स्ट, एंटिटी दैट इज पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन who decide the purpose and means of the processing of personal data should be accountable। तो जो भी एंटिटी हमारा डेटा कलेक्ट कर रही है, चाहे वो एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको भी अकाउंटेबल होना चाहिए कि हाँ ये डेटा हमारा सुरक्षित रहने वाला है। इन चीज़ों को यहाँ पर समायोजित किया गया है। अब यहाँ पर कुछ की प्रोविजंस की हम बात कर लेते हैं। कौन कौन से की प्रोविजंस किए गए हैं DPDP एक्ट में? पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एज डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, यानी कि एक गठन किया जाएगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का, जो कि टॉप मोस्ट अथॉरिटी रहेगी, जो कि किसी भी तरह का अगर अपराध होता है, कोई डेटा लीक होता है, ब्रीच होता है, तो इसका जो भी केसेस हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम रहेगा। ग्रीवियंस यहाँ पर कोई आती है तो उसको डील करेंगे, साथ ही साथ कोई अपील करना चाहे तो इनके समक्ष अपनी अपील भी कर सकता है। वो चीज़ें भी यहाँ पर रखी गई हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक है हमारा डेटा प्रिंसिपल्स और दूसरा है हमारा डेटा फिडुशरीज। तो प्रिंसिपल्स कौन है और फिडुशरीज कौन है, उसके बारे में जान लेते हैं। की प्रोविजंस में अगर इंडिविजुअल्स की हम बात करें, यानी कि डेटा प्रिंसिपल, तो इनके क्या राइट्स दिए गए हैं उसको जान लेते हैं। पहला, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग। मेरा डेटा कलेक्ट करके उसकी क्या प्रोसेसिंग हो रही है वो मुझे बताई जाए, इस चीज़ को यहाँ पर रखा गया है। मुझे अपने डेटा की प्रोसेसिंग की जानकारी होनी चाहिए, उसको यहाँ पर समायोजित किया गया है। दूसरा आता है सीक करेक्शन एंड एंश्योर ऑफ पर्सनल डेटा। मान लीजिए कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता है, एक X जगह रहता है, जॉब में ट्रांसफ़र हो गया, दूसरी जगह चला गया। अब ऐसा नहीं है कि उसका डेटा पुराने वाला X वाला ही मकान का आता है, उसके पास राइट होने चाहिए कि वो अपने मकान का एड्रेस चेंज कर सके। अब यहाँ डेटा कुछ जगह चेंज भी होगा। देखिए, आधार कार्ड है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि उसका जो नंबर है वो सेम रहेगा, सिर्फ आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वोटर कार्ड है, 6 महीने से ज़्यादा वो किसी दूसरे स्टेट में रह रहा है, 1 साल हो गया, तो वहाँ का उसको वोटर कार्ड भी बनवाना होगा, यानी पुराना वोटर कार्ड कैंसिल होगा, नया वोटर कार्ड उसको वहाँ पर जारी किया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर की जा सके और वो सेफ भी हो। नेक्स्ट, बहुत अच्छा पॉइंट है, नॉमिनेट अनदर पर्सन टू एक्सरसाइज राइट इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी। हम लोग देखते हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे लोग यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब चैनल्स पर हैं। अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, इनकैपेसिटी हो जाती है। अब उसके डेटा पर किसका कंट्रोल है
या कौन उसका लीगल हायर है। संपत्ति में होता है, लीगल हायर्स को वो कब्जे दिलवा दिए जाते हैं। बैंक में है तो आपने वहाँ डिक्लेरेशन दे दी, डेथ सर्टिफिकेट दे दिया, तो जो नॉमिनी है उसको जो पैसा है वो मिल जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें डिजिटल डेटा की, उस पर अभी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है जो कि इस एक्ट में लाया जा रहा है कि किसी के जाने के बाद उसके डिजिटल डेटा का क्या होगा, उसका कौन नॉमिनेट होगा, उन चीज़ों को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। बहुत अच्छी चीज़ है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, ग्रीवियंस रिड्रेस। तो अगर कोई ग्रीवियंस होती है, कोई शिकायत आती है, तो उसको भी रिड्रेस किया जा सके, उसको भी इंक्लूड किया गया है। अब डेटा प्रिंसिपल की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इनके वो तो हमने बता दी कि इनके क्या क्या प्रोविजंस हैं, लेकिन इनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ड्यूटीज़ क्या क्या हैं वो भी आपको यहाँ बता देते हैं। पहली चीज़ कि कोई भी इंडिविजुअल या डेटा प्रिंसिपल यहाँ पर फॉल्स या फ्रिवलेस कंप्लेंट लॉग नहीं करेगा। ठीक, क्यों? इससे बहुत सारा टाइम जो एजेंसीज हैं उनका जाएगा, खराब होगा। तो इसलिए कहा गया है कि फॉल्स या फ्रिवलेस कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। किसी को अगर आप फर्निश एनी फॉल्स पर्टिकुलर और इनपर्सोनेट अनदर पर्सन इन स्पेसिफाइड केस, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 10,000 रुपीज़ की यहाँ पर पेनल्टी भी लगाई गई है। सो वायलेशन ऑफ ड्यूटीज विल बी पनिशेबल विद द पेनल्टी ऑफ ₹10,000। तो 10,000 रुपये आपको यहाँ पर पे भी करना पड़ेगा अगर पाया जाता है कि आपने गलत या फॉल्स या फ्रिवलेस आपने कोई कंप्लेंट लॉग करी है किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। तो इन चीज़ों को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब की प्रोविजंस जान लेते हैं। ऑब्लिगेशंस हमारे जो डेटा फिड्यूशरीज हैं उनके लिए क्या क्या है। पहला, रीजनेबल एफर्ट्स फॉर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। देखिए, जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो ऐसा ना हो कि आधा अधूरा हो। अगर कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, तभी वो सही आउटपुट भी जनरेट कर पाएगा। आधा अधूरा डेटा हमेशा आपको सही इंफॉर्मेशन या सही पिक्चर नहीं दिखा पाता। सेकेंड, सिक्योरिटी सेफगार्ड फॉर डेटा ब्रीच। किसी भी तरह का अगर डेटा ब्रीच होता है, अगर आपकी तरफ से डेटा लीक होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डेटा लीक होता है, तो वो यहाँ पर बियरेबल नहीं है। आपको सेफगार्ड करना होगा, प्रोटेक्शन करनी होगी जो भी आपने क्लाइंट का डेटा यहाँ पर अपने पास कलेक्ट किया है। नेक्स्ट, इन्फॉर्म डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एंड अफेक्टेड विक्टिम्स अबाउट द डेटा ब्रीच। मान लेते हैं इतने सारे कुछ करने के बावजूद भी डेटा लीक हो गया, तो आपको डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को, यानी उस फिड्यूशरी को, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को इंटीमेट करना है कि हमारी तरफ से 2 लाख लोगों का डेटा ब्रीच हुआ है, यहाँ से डेटा लीक हो गया है। साथ ही साथ उन 2 लाख लोगों को भी आपको इंटीमेट करना होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लीक हो गई है। आपको जो भी जरूरी मेजर्स लेने वो ले सकते हैं। मान लीजिए मेरे ईमेल आईडी और पासवर्ड स्टोर है, तो मैं सबसे पहले मुझे पता चलेगा कि मेरा अगर डेटा ब्रीच हुआ है तो क्या करूँगा, जाके अपना पासवर्ड चेंज करूँगा। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी देनी है, इंडिविजुअल्स को भी देनी है। अगर हम ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो प्रॉब्लम है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्टार हेल्थ का डेटा लीक हुआ। अब अगर यहाँ पर हमारा जो डेटा है कितना इंपॉर्टेंट है, इससे बात समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी का ऑनर है, चेयरमैन है, अब उसका अगर डेटा यहाँ पर लीक हो रहा है, उसके शेयर प्राइसेस, अगर इंफॉर्मेशन आती है कि वो बहुत क्रिटिकल बीमारी से जूझ रहा है, तो क्या उसकी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे? कंपनी ग्रो करेगी, डाउनफॉल पे आएगी। बट ऑब्वियस है प्राइस नीचे आएंगे, कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा अगर ऐसी मार्केट में न्यूज़ आती है तो इसलिए हमारा जो पर्सनल डेटा है वो सिर्फ हमारे तक नहीं, पूरी इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये डेटा बहुत ज़्यादा सेफ और सुरक्षित हमें रखने की ज़रूरत है। लास्ट, इरेज पर्सनल डेटा व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर एक चीज़ और लाई गई है, काफ़ी अच्छी है, कि आपको जो पर्सनल डेटा है जब आपको नहीं चाहिए तो उसको इरेज भी करना होगा, हटाना होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए आपके पास वो स्टोर बना रहे। आगे बात कर लेते हैं पेनल्टीज़ की। तो जो डेटा फिड्यूशरीज हैं उनके ऊपर कुछ पेनल्टीज़ भी इम्पोज की गई हैं। बहुत हैवी पेनल्टीज़ यहाँ पर इम्पोज की गई हैं। पहली चीज़, ₹200 करोड़ फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस फॉर चिल्ड्रन। देखिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं। हालांकि
पॉस्को एक्ट और तमाम एक कानून लाए गए हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया में अभी भी ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर अगर हम चिल्ड्रन से रिलेटेड ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर 200 करोड़ का यहाँ पर क्या है पेनल्टी उस पर्टिकुलर फिड्यूशियरी के ऊपर लगाई जाएगी। सेकंड, ₹250 करोड़ फॉर फेलियर टू टेक सिक्योरिटी मेजर टू प्रिवेंट डेटा ब्रीच। अगर आपने अपनी कंपनी में डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर कुछ भी काम नहीं किया है, डेटा को सिक्योर रखने के लिए आपने कुछ ज़रूरी सॉफ्टवेयर नहीं खरीदे, कोई मैन पावर डिप्यूट करनी है वो नहीं करी, अगर इस तरह के इश्यूज आते हैं तो 250 करोड़ की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। ये भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अब कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं इस बिल को लेकर के, उसके बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। पहली चीज, प्राइवेट बॉडीज have to follow these obligation but government organization receives certain relaxation। तो प्राइवेट बॉडीज को तो यहाँ पर कहा गया है कि आपको सारी ऑब्लिगेशन माननी ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट एंटिटीज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया है कि आपको कुछ रिलैक्सेशन हमारी तरफ से मिलेगा। यानी कि एक बायसनेस आ गई, प्राइवेट है तो आपको सारी चीज़ें माननी है, गवर्नमेंट है तो ठीक है आपको छूट है। इससे अब प्रॉब्लम क्या है, अगर ऐसा कुछ होता है तो जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है DPDP वो वीक हो जाएगा। ऐसा लोगों का मानना है कि अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल इन सब चीज़ों के साथ आता है जिसमें हम प्राइवेट को अलग नज़रिए से देखते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर को अलग नज़रिए से, तो इससे डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है हमारा वो कमज़ोर होगा। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इन द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ की एनफोर्सर ऑफ द लॉ एंड बोर्ड मेंबर्स। तो यहाँ पर जो हमारा की इन्फोर्सर या जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है उसके जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। मान लेते हैं अभी जैसे जुडिशरी की बात की जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उसका सिलेक्शन कौन करता है? गवर्नमेंट नहीं करती है, ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका सिलेक्शन एक कॉलेजियम के थ्रू किया जाता है। अगर कल के डेट में मान लेते हैं किसी एक्स पर्सन को सिलेक्ट करके CGI नियुक्त करवा देती है गवर्नमेंट, तो बहुत हद तक ये चांसेस भी हो सकते हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई केस आता है तो जो डिसीजन आए वो गवर्नमेंट के फेवर में आ जाए। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी मानी जा रही है कि कल की डेट में जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का जो चीफ है, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, अगर गवर्नमेंट ही उनको डिप्लॉय कर रही है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही कोई अगर केस करता है तो हो सकता है गवर्नमेंट को वहाँ से क्लीन चिट मिल जाए। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर है जिससे DPDP एक्ट कमज़ोर हो सकता है। नेक्स्ट, प्रोविजंस अलाउ सेंट्रल गवर्नमेंट टू बाईपास नॉर्म्स ऑफ सीकिंग सिटीजन कंसेंट। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर कहा गया है कि यूज़र से, पहली चीज़ तो DPDP एक्ट में कहा गया है कि यूज़र की परमिशन चाहिए, तो आपको डेटा कलेक्ट करना है तो यूज़र की कंसेंट होनी चाहिए तभी डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट के लिए कहा जा रहा है कि उनको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो बाईपास भी कर सकती हैं, सिटीजन की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इससे भी DPDP एक्ट कमज़ोर होगा। हालांकि गवर्नमेंट के अपने कुछ पॉइंट्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये तो वन साइडेड हुआ कि हमने इस सिक्के का एक पहलू आपको दिखा दिया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देख लेते हैं कि गवर्नमेंट को आखिर क्यों रिलैक्सेशन देने की बात चल रही है। सो एग्जम्पशन टू एनी इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट फ्रॉम एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूड फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी। कोई भी ऐसा मुद्दा यहाँ पर आता है जो कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, मुझे पता चलता है कि एक्स पर्सन हमारे देश से गद्दारी कर रहा है, हमारी सूचना बाहर हमारे दुश्मन मुल्कों को भेज रहा है, क्या मैं उससे पहले कंसेंट लेने जाऊं कि मुझे आपकी कॉल रिकॉर्ड करनी है, आपकी सर्विलांस करनी है? क्या उससे हम डेटा कलेक्ट करने से पहले उसको इंटीमेट करें? कभी नहीं। गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा आएगा वहाँ पर हम इन चीज़ों को बाईपास करेंगे, हम कंसेंट नहीं लेंगे। सेकेंड, रिलेशन विद फॉरेन गवर्नमेंट्स। कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके फॉरेन गवर्नमेंट के साथ संबंध है और वो उनको अनड्यू फेवर दिलवा रहा है, तो ऐसे केसेस में भी कोई कंसेंट
नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आती है, कहीं बलवा हो जाता है, पथराव हो जाता है, आगजनी हो जाती है, तब आपको वहाँ पर मान लीजिए हेड काउंट्स निकलवाने हैं कि कितने लोग वहाँ फंसे हुए हैं या कौन कौन वहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। डिजिटल फुटप्रिंट्स आपको निकलवाने हैं, तो आपको जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम कंसेंट लिए बिना खुद से वो डेटा निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर गवर्नमेंट के अपने पर्सपेक्टिव हैं और प्राइवेट पार्टनर्स हैं, उनकी अपनी बातें हैं। हालांकि होना ये है कि और होना क्या चाहिए उसके बारे में आप लोग अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, बताइएगा आप लोग क्या चाहते हैं और क्या चीज़ होनी चाहिए। मेरा जो अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो भी इस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को लीड करे, जो भी उसके मेंबर्स हों, वो बायस्ड फ्री रहें, किसी को भी अनड्यू फेवर ना करें, और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी अगर कुछ डिसीजन ले रही है, कहीं बाईपास कर रही है सिटीजन की कंसेंट को, तो वो भी एक लिमिटेड मैनर में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट को अपने बेनिफिट्स के लिए इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने लगे। तो थोड़ा सा अगर वाइजली लेके चलेंगे तो एक अच्छा बिल ड्राफ्ट हुआ है, भविष्य में और चीज़ें इनकॉर्पोरेट होती रहेंगी। आपका क्या मानना है इसके बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी फ्यूचर में आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस या पॉडकास्ट आपको मिल सके, तो उसके बारे में भी आप हमें जानकारी साझा कर सकते हैं, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर डिटेल वीडियोस आपके साथ लेकर के आ पाएँ। तो चलिए मुलाकात करते हैं किसी और दिन किसी और पॉडकास्ट या वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।